हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर जितने भी घटना चक्र से बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी लेके आई हूँ। और ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम के लिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण स्व परागण या सुजात पुष्पी परागण कहलाता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, पक्षी और मधुमक्खी। तो उपर्युक्त में से कौन सा परागणकारी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण की सुपरिभाषा है। तो परागकोश से क्लोम छिद्र या कि वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। बीजों जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संकर बीज। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो भिन्न काल पक्वता कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प में पुमंग या जयांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता कहलाती है, जो कि दो प्रकार की पूर्व पुंपक्वता तथा पूर्व स्त्री पक्वता होती है। पूर्व पुंपक्वता अजीब ही नाम है यार। पूर्व पंक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है, अर्थात परिपक्व होता है। कोई कोई वर्ड में मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होने लगती है, ऐसा वर्ड लिखा रहता है। कंचन एक उन्नत किस्म है। तो आंवला का, किसका? आंवला का। आंवला एक फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, वाराणसी आदि इसकी उन्नत किस्में है। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्ना। क्या हो जाएगा? रत्ना। आम का वनस्पति नाम मैंजीफेरा इंडिका। इनमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स एवं एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। हाइपुस, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, बादामी आदि इसकी प्रमुख किस्में है। रत्ना नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनी आम की संकर प्रजाति है, जबकि आम्रपाली, दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी संकर प्रजाति है। आम की संकर किस्म के पौधे शीघ्र ही फल देने शुरू कर देते हैं और इनका फैलाव भी कम होता है, जिसके कारण इन्हें सघन बागवानी में भी लगाया जाता है। काशी लालिमा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। क्या हो जाएगा? भिंडी। काशी लालिमा भिंडी के फसल की प्रजाति है। इस प्रजाति का इजाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि शिक्षा संस्था ने किया है। इसमें कैल्शियम और आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। CO1114 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। किसका प्रजाति है? तो ये गन्ना का प्रजाति है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर अलसी, सूर्य। ये बिल्कुल सही नहीं है। सूर्य, आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है, ना कि अलसी की। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं, तो शेष सभी अच्छे से याद कर लेना सही रहेगा। सरसों का प्रजाति वरुणा है। मटर का सपना है। सपना मटर का प्रजाति है। मूंगफली कौशल और अलसी का जो है वो सूर्य, आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है, अलसी की नहीं है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है। मैक्रोनी गेहूं की एक टेट्राप्लोइड प्रजाति। सामान्य गेहूं के बाद यह प्रजाति गेहूं की दूसरी सबसे अधिक खेती की जाने वाली प्रजाति है। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है, जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा हो जाएगा पार्थेनियम। क्या हो जाएगा? पार्थेनियम। पार्थेनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह कैंसर उपचार के लिए लाभकारी होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो लाइकेन से। किससे? लाइकेन से।
लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से निकाला जाता है। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो आवृत्तिबीजी कहलाते हैं। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोनधारी वृक्ष हैं। ये सभी अनावृतबीजी कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी औषधीय फसल है? घृतकुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो ये हो जाएगा फिनोल और फ्लेवोनाइड के कारण। तुलसी ओर्सिमम सैंक्टम एक औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण फाइटोरसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाहनाशी तथा प्रतिऑक्सीकारक गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधीय गुणों में वृद्धि करते हैं। तार तेल यानी कि पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तार तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तार तेल लिपस्टिक तथा इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। तार तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 3। तार का तेल पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा है न कि दक्षिण पूर्व एशिया का। अतः कथन एक गलत है। इसके विविध उपयोग है। खाना पकाने से लेकर वाहनों में ईंधन के तौर पर तथा सौंदर्य प्रसाधन के रूप में लिपस्टिक तथा लोशन आदि बनाने में। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 5, 6। कसावा का, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का, सरा आलू का, चुकंदर का। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 की घोषणा की गई थी। कच्चे तेल के आयात में कमी लाना, घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अनुसार जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल के उत्पादन हेतु गन्ने के रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू तथा क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है, रॉ मटेरियल के रूप में। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्में को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में यूरिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। कैनोला खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर से कीथ डाउनी तथा बाल्डर स्टीफेंसन द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में इरूसिक एसिड की मात्रा कम होती है। इरूसिक एसिड की काफ़ी कम मात्रा के अतिरिक्त इसके पोषक गुण भी काफ़ी अलग होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इमली ज़्यादातर लघु वनोपज के रूप में एकत्र किया जाता है।
वनोपज के रूप में एकत्र किया जाता है। भारत इमली एवं मोरिंगा के बीज अमेरिका, जर्मनी, चीन, कनाडा, दक्षिण कोरिया आदि देशों को निर्यात करता है। इन बीजों का उपयोग बायोफ्यूल के रूप में भी किया जाता है। निम्नलिखित में फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? तो ये हो जाएगा करंज। क्या हो जाएगा? करंज। नेक्स्ट है, पौधे में करंज फलीदार होने के साथ साथ पेट्रोपादप की श्रेणी में भी आता है। करंज, जिसका जैव वैज्ञानिक नाम पोंगेमिया पिन्नेटा है, के बीजों से पोंगेमिया तेल प्राप्त होता है, जो कि बायोडीजल का एक स्रोत है। वह पौधा जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह धनी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैट्रोफा नामक पौधा पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो वो रतनजोत। बायोडीजल बनाने में रतनजोत या जैट्रोफा नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इस पौधे के बीज से बायोडीजल प्राप्त करते हैं, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ईंधन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण इसकी कृषि की तरफ अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह एक आवृतबीजी पादप है। इसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो ये हो जाएगा रतनजोत। क्या हो जाएगा? रतनजोत। बायोडीजल पौधा कहलाता है, क्या कहलाता है? जैट्रोफा कहलाता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा गन्ना से। गन्ना, शुगर केन और मक्का से व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसका? पावर अल्कोहल के लिए। शीरा पावर अल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, जिसे गन्ने के रस द्वारा तैयार किया जाता है। चिलगोजा निम्न में से किस प्रकार के प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा, ये हो जाएगा पाइन से। पाइनिस जिराल्डियाना पाइन का जैव वैज्ञानिक नाम है। चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है तथा यह पाइन के बीज से प्राप्त होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो नीम से। मुख्य मच्छर विकर्षक नीम से प्राप्त होता है। नीम में औषधीय गुण होते हैं। इसके बीज और पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती है। तुलसी एवं हल्दी में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। नींबू में विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता होती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्राह्मी को जलनिम्ब भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रधानतः जलासन भूमि में पाई जाती है। ब्राह्मी का प्रभाव मुख्यतः मस्तिष्क पर पड़ता है। ब्राह्मी स्नायु कोशों का पोषण कर उन्हें उत्तेजित कर देती है, जिससे हम स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। पुदीना पाचक होता है तथा वायु विकार, पेट का दर्द, अपच आदि को ठीक करता है। तुलसी एक द्विबीजपत्री शाकीय औषधीय पौधा है, जो कफोत्सारक है। सदाबहार या सदाफूली 12 महीने खिलने वाले फूलों का एक पौधा है, जो मधुमेह उपचार में उपयोगी होता है। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है कैफीन। क्या होती है? कोला में कैफीन होती है। शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक जैसे कोला में कैफीन नामक एल्कलॉइड्स की पर्याप्त मात्रा रहती है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होते हैं, जबकि टैनिन कच्चे फलों में अधिक पाए जाते हैं। जबकि रेनिन एक एंजाइम है जो कि शिशुओं में दुग्ध को पचाता है। रेनिन जो कि शिशु में दुग्ध को पचाता है। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, तो चाय और कॉफ़ी दोनों में। कैफीन एक एल्कलॉइड है जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले उत्तेजक औषधि है। जर्मन रसायन शास्त्री फर्डिनेंड रंज ने इसकी खोज 1819 में की थी। कॉफ़ी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से यह 60 से अधिक पौधे के पत्तियों, फलों और फलियों से अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं कॉफ़ी फली एवं चाय की पत्ती। चाय की पत्तियों में विद्यमान होता है सर्वाधिक क्या होता है? फेनिल कैफीन होता है। क्या होता है? कैफीन।
कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। यह मुख्यतः कॉफ़ी के बीजों एवं चाय की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। चाय, कॉफ़ी और कोको प्रायः पेय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। समुद्री खरपतवार या समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है। ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका राइट कपूर, कासनी और वनीला। तो ये हो जाए 1, 2 और 3 तीनों। कपूर कैम्फोर सिनामोमम कैम्फोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है, जो एशिया में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। कासनी एक जंगली हर्बल पौधे से प्राप्त होती है, जो यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला ऑर्किड फैमिली के पेड़ों से पाया जाता है, जिनकी कई प्रजातियां अमेरिका, एशिया, न्यू गुयेना एवं पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है, तो कहाँ से? फैगोपाइरस से। कुट्टू का आटा बकव्हीट नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका वनस्पतिक नाम है फैगोपाइरम एस्क्यूलेंटस। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वनस्पति निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ये हो जाएगा स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र से। सैफ्रॉन क्रोकस नामक पौधे के फूल में वर्तिकाग्र तथा वर्तिकाग्र से केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। पुदीना के निम्नलिखित भागों से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पत्ती। पुदीना अर्क या मेंथोल तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेंथा अर्वेसिस है। निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो वो हो जाएगा हींग। हींग पौधों से प्राप्त किया जाता है। यह जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित है। फेरुला एसाफोटिडा, फेरुला रूबिकॉलिस आदि के जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर तथा राइजोम से हींग प्राप्त की जाती है। अम्बेलिफेरी को एपिएसी कुल के नाम से भी जानते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अफीम फल, हींग, जड़, रबर तना, कुनैन छाल। अफीम का उत्पादन पेपेवर सोमनिफेरम के अधपके फलों के दूध से, हींग फेरुला प्रजाति के पौधे की जड़ों से तथा राइजोम से, जबकि रबर उसके पौधों की तनों से निकले तरल पदार्थ से तथा कुनैन सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। हींग प्राप्त की जाती है तो ये हो तने के स्राव से और जड़ों के निष्कर्षण से। ए और बी। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित है। इस पौधे के राइजोम तथा जड़ों से प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृतबीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियोन से उत्पन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है तो सिनकोना की छाल से। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो ये हो जाएगा छाल से। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो ये हो जाएगा छाल। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त की जाती है तो बीजीय पादप से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनफ्लीज मच्छर है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोक्विन।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।